जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड को लेकर आई एक रिपोर्ट से। आप सबको पता है कि इस समय भारत में बनाए गए जो आर्मर्ड व्हीकल और वेपन सिस्टम है, ये न सिर्फ इंडियन आर्म फोर्सेस की पसंद बनते जा रहे हैं, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में इनकी काफ़ी चर्चाएं हैं। इसी क्रम में आईडेक्स 2025 में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने अपनी लाइट आर्मर मल्टी रोल व्हीकल, जिसको LAMV के नाम से हम पुकारते हैं, उसको फॉर्मली अनवील कर दिया है। और माना जा रहा है कि ये व्हीकल बहुत ज़्यादा अटेंशन इस समय ग्रैब कर रही है, और आने वाले भविष्य में अगर इसके एक्सपोर्ट ऑर्डर देखने को मिल जाए तो कोई आश्चर्य भी नहीं होगा। पिनाका मल्टीवैलेट रॉकेट लॉन्चर सिस्टम कितने कैपेबल हैं, इस बात को प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है। हम सब भली भांति जानते हैं कि इन्होंने अपनी उपयोगिता को साबित भी किया है। लेकिन अब रिपोर्ट इंगित कर रही है कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी पिनाका रॉकेट्स का जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर वर्जन है, इसको भी डेवलप करने की शुरुआत कर चुकी है। और माना जा रहा है कि ये भारतीय नौसेना के लिए होंगे और इनकी रेंज तकरीबन 70 किलोमीटर के आसपास होगी, और ये रशियन RBU 6000 को रिप्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा रिपोर्ट्स ये भी इंगित कर रही हैं कि पिनाका रॉकेट का एक एयर लॉन्च वेरिएंट भी तैयार किया जा रहा है, जो कि सुखोई 30 MKI जैसे प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जाएगा। हालांकि इसको लेकर अधिक डिटेल्स तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि डेवलपमेंट फेज इनका शुरू हो चुका है। जब बात 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की होती है तो मुख्य तौर पर हम 2-3 देशों का नाम लेते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख होता है अमेरिका, फिर चाइना, और उसके बाद रशिया का नाम भी आता है, जहां पर क्लेम किया जा रहा है कि वो 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट पर काम कर रहा है। और इसके अलावा टेम्पेस्ट जैसे प्रोग्राम सामने आते हैं। लेकिन जापान ने सबको सरप्राइज कर दिया है। जापान की मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज ने एक नया एयरक्राफ्ट प्रोटोटाइप अनवील किया है, जो कि मित्सुबिशी FX के नाम से जाना जाएगा। और क्लेम किया जा रहा है कि मित्सुबिशी FX जापान का नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो कि 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है। और ये 2030 के दशक में मित्सुबिशी F2 को रिप्लेस करेगा। आपको बता दें कि FX प्रोग्राम उस रिजल्ट का नतीजा है जिसके अंतर्गत अमेरिका ने F-22 रैप्टर के एक्सपोर्ट को बैन किया था, और उसके बाद से जापान ने इस पर काम करना शुरू किया था। हालांकि इसको लेकर अधिक स्पेसिफिकेशन उपलब्ध नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि इसमें 6th जनरेशन फाइटर की सभी खूबी होगी। हालांकि प्रैक्टिकली देखा जाए तो 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है जिससे हम इसको डिफाइन कर सके। लेकिन ये जापान की तरफ से एक बढ़िया इनिशिएटिव है, और 2030 के दशक में इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने का टारगेट रखा गया है। जब भी हम स्टेल्थ फाइटर जैसे कि F-35 लाइटनिंग 2 की बात करते हैं, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट सिस्टम है जो हमें देखने को मिलता है, जिसको हम इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम कहते हैं, या EOTS के नाम से जाना जाता है। उसके बाद से बहुत सारे प्रश्न हुए कि क्या भारत के जो इंडिजिनस प्लेटफॉर्म है, जिसमें AMCA जैसे प्लेटफॉर्म शामिल हैं, इसमें भी हमें EOTS देखने को मिलेगा। तो कुछ रिपोर्ट ये इंगित कर रही हैं कि अब ये महज परिकल्पना नहीं है, बल्कि ऑलरेडी जो इंडिजिनस EOTS सिस्टम है, इस पर काम शुरू कर दिया गया है। अब अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये स्पष्ट नहीं है कि यह सिस्टम विशेषतया सिर्फ एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए बनाया जाएगा, या घातक UCAV और दूसरे कैट्स वॉरियर जैसे प्रोग्राम हैं इनके लिए विकसित किया जाएगा। लेकिन स्पष्ट है, एक संभावना ये भी कहती है कि अगर EOTS जैसे सिस्टम बनाए जाते हैं, तो आने वाले भविष्य में भारत के जितने प्लेटफॉर्म हैं, इनमें हमें EOTS का इंटीग्रेशन होता दिखाई पड़ेगा। निसंदेह EOTS जैसे एडवांस टारगेटिंग सिस्टम एयरक्राफ्ट की टारगेटिंग पावर को काफ़ी बढ़ाएंगे, और जो एयरक्राफ्ट की लेथैलिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी तक इसके लिए जो इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम है और दूसरे जैसे राफेल का फ्रंट ऑप्ट्रॉनिक्स है, इसको ही हम लोग देखते थे। लेकिन EOTS के बाद ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बदल जाएंगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है मरीन इंजन को लेकर के। दोस्तों, आपको बता दें कि यूक्रेनियन जोरिया मैस्ट्रो एक जो कंपनी है, ये भारत में अपनी जो MRO फैसिलिटी है इसको इस्टेब्लिश करने का प्लान कर रही है, और इसके अंतर्गत जो मरीन गैस टर्बाइन इंजन है, इनको MRO सपोर्ट मिलेगा, जो कि भारतीय नौसेना में यूज़ किए जाते हैं। माना जा रहा था कि यह स्टेप काफ़ी क्रूशियल है, क्योंकि भारतीय नौसेना की वॉरशिप में जो यूक्रेनियन इंजन यूज़ किए जाते हैं, आने वाले भविष्य में इनके MRO में कोई दिक्कत ना हो, उसकी यहाँ पर जो ज़रूरत है वो इस फैसिलिटी के द्वारा पूरी करी जाएगी। फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें तो भारत तो इसमें लगातार आगे बढ़ ही रहा है, लेकिन कोरिया से एक इंटरेस्टिंग तस्वीर सामने आई है, जहां पर आप सबने हाल ही में कोरिया के KF-21 बोरामी की जो उड़ान है वो देखी। इसमें मिसाइल फायरिंग टेस्ट आपने देखे, लेकिन हाल ही में कोरिया की तरफ से एक वीडियो रिलीज किया गया है, जहां पर KF-21 बोरामी का जो ट्विन सीटर प्रोटोटाइप है, इस समय ये फ्लाइट टेस्ट को आयोजित कर रहा है। और हाल ही में एक वीडियो पब्लिश किया गया है, जहाँ पर कोरिया के चीफ ऑफ स्टाफ या कोरियन एयरफोर्स के जो चीफ ऑफ स्टाफ है, जनरल ली यंग सू, वो ऑन बोर्ड थे, और उन्होंने इस फ्लाइट पे हिस्सा भी लिया है, शॉर्टी भरी है। और माना जा रहा है कि ये जो पूरा प्रोग्राम है इनका, ये पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। हालांकि ये एक 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा, लेकिन इसका जो 5th जनरेशन वेरिएंट है वो भी तैयार किया जा रहा है।
हमारी अगली बड़ी अपडेट रुद्रम 3 मिसाइल टेस्ट को लेकर आ रही है। हम सबको ये तो पता था कि 2025 में रुद्रम 3 मिसाइल के हमें कई टेस्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन इस पे एक बड़ी रिपोर्ट ये आई है जहां पर इंगित किया जा रहा है कि सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट से रुद्रम 3 मिसाइल का जो कैप्टी ट्रायल है ये पूरा किया जा चुका है। और अगर हम रिसेंट अपडेट्स की बात माने तो जो कैप्टी ट्रायल्स हैं अब ये पूरे हो चुके हैं। ज़रूरी डेटा को गैदर किया जा चुका है, उनको एनालाइज किया जा रहा है और इस वर्ष के अंत तक जो दूसरे इन फ्लाइट टेस्टिंग ट्रायल्स हैं इनको शेड्यूल किया गया है। सबसे खास बात तो ये है कि ये मिसाइल भारत के डिफेंस कैपेबिलिटी को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देगी। इन ट्रायल्स के दौरान 2 रुद्रम 3 मिसाइल को सुखोई 30 MKI में माउंट किया गया था। ये फाइटर भारतीय वायुसेना के मेन स्ट्रीम फाइटर्स हैं और इनको आप भारतीय वायुसेना की बैकबोन भी कह सकते हैं। इन ट्रायल्स के अलावा जो 2 डमी मिसाइल हैं इनको भी टेस्ट के दौरान यूज़ किया गया था और माना जा रहा था कि यहाँ पर डमी मिसाइल की सहायता से जो रिलीज ट्रायल है वो भी आयोजित किए गए थे और अलग अलग जो कंडीशन है उसमें ये टेस्ट आयोजित किए गए थे। अब वजन की बात करें तो रुद्रम 3 मिसाइल का जो अप्रॉक्सीमेटली वेट होने वाला है ये 1.6 टन का होने वाला है और ये एक फॉर्मिडेबल एंटी रेडिएशन मिसाइल होने वाली है जो कि एनिमी के हाई वैल्यू एसेट्स को लॉन्ग डिस्टेंस से हिट करने में सक्षम होगी। अगर इसे हम बात करें लॉन्च की, जब इसको 11 किलोमीटर के एल्टीट्यूड से लॉन्च किया जाता है तो इसकी रेंज 600 किलोमीटर से ज़्यादा की होगी और ये अपने प्रेडिसेसर को सरपास कर जाएगी। वहीं अगर हम रुद्रम 1 की बात करें तो वो इस सीरीज़ की पहली मिसाइल थी जिसकी रेंज 150 किलोमीटर की थी। रुद्रम 2 की बात करें तो इसकी रेंज 300 किलोमीटर है और रुद्रम 3 के बारे में जैसा कि हमने बताया कि 500 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज को ये यहाँ पर ऑफर करेगी, जो कि भारत को एक बड़ी कैपेबिलिटी प्रदान करेगा कि हम अपने दुश्मन के जो हाई वैल्यू एसेट्स हैं उनको काफ़ी दूर से हिट कर सकते हैं। इसके 2 वेरिएंट प्रपोज किए जा रहे हैं। पहला एंटी रेडिएशन मिसाइल वेरिएंट होगा और दूसरा एक नॉर्मल स्ट्राइक मिसाइल वेरिएंट होगा जिसको आप ग्राउंड स्ट्राइक वेरिएंट भी कह सकते हैं, जहां पर ये जो एनिमी के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको तबाह करने के काम में आएगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट जनरल इलेक्ट्रिक एविएशन से आ रही है। जनरल इलेक्ट्रिक इस समय भारत में अपने पैर पसारने की तैयारी पर है और आपको पता है कि एरो इंडिया 2025 के दौरान कुछ बड़े डेवलपमेंट हमें देखने को मिले हैं, जहां पर जनरल इलेक्ट्रिक के सीनियर ऑफिशियल ने मीडिया से बात करते हुए ये बताया है कि कंपनी का प्लान सिर्फ भारत के तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2 के लिए इंजन बनाना नहीं है, बल्कि उनका प्लान और भी ज़्यादा आगे है और वो इस समय भारत में गैस टर्बाइन एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिल करके जो F414 GE INS6 इंजन है इसके सक्सेसर को विकसित करना चाहते हैं और उनका ये टारगेट होगा कि ये जो सक्सेसर होगा ये भारत के AMCA प्रोग्राम को पावर करेगा। इस इच्छा के साथ वो भारत में बातचीत शुरू कर चुके हैं। उनका यह दावा है कि ये जो सक्सेसर होने वाला है ये कम से कम 110 किलोमीटर से ज़्यादा का थ्रस्ट जनरेट करेगा, जो कि AMCA की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए पूरी तरीके से पर्याप्त माना जाता है। लेकिन इस पे अंतिम निर्णय भारत सरकार का होगा और उनके निर्णय के आधार पर ही आगे जो कार्यवाही है वो शुरू करी जाएगी। Su-57 वर्सेस F-35 का जो कंपटीशन है अब ये बहुत ही ज़्यादा गहराता जा रहा है और इसमें Su-57 को लेकर अब रशिया जो प्राइसिंग है इस पर खेलता नजर आया है। रशिया की तरफ से कहा गया है कि भारत को जो F-35 लाइटनिंग 2 हैं ये तकरीबन $80 मिलियन पर यूनिट तक कॉस्ट करेंगे और आने वाले भविष्य में इनकी जो पर यूनिट कॉस्ट है अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो वो $133 मिलियन तक हो जाएगी जब आप इनमें जो आप कह सकते हैं मॉडिफिकेशन और दूसरे जो फिगर्स हैं उनको ऐड करेंगे। तो वहीं Su-57 को लेकर ये कहा है कि अगर भारत में इसका प्रोडक्शन होता है तो भारत को ये 60 से लेकर $75 मिलियन पर यूनिट तक कॉस्ट करेगा और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मेजर रोल प्ले करेंगे, जैसे कि लोअर लेबर कॉस्ट हो गई, मटेरियल कॉस्ट हो गई और क्योंकि यहाँ पर सुखोई 30 MKI के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी उपलब्ध है तो उसको मॉडिफाई करने में ज़्यादा समय और पैसा नहीं लगेगा। इसलिए भारत को ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये F-35 की तुलना में सस्ते मिलेंगे। लेकिन अभी बता दें कि भारत की तरफ से कोई हाँ या ना में जवाब नहीं दिया गया है। अभी भारत इनको इवेलुएट कर रहा है और आगे चलकर डिसीजन लिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।